हेलो स्टूडेंट्स, निखिल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, थर्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा हुआ है कि ए और बी 2 आपके चार्ज शीट हैं, इसमें भी चार्ज है, नेगेटिव टाइप का चार्ज है, और ए पर जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव टाइप का। और कंडीशन ये दी हुई है कि दोनों 90 डिग्री के एंगल पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनमें से अपने को पहचानना है कि कौन सा पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। अब अपने ये चेक कर लेते हैं कि बी क्यों होगा। तो आप लोग गाउस के नियम से जानते हो कि यदि हमारे पास कोई एक प्लेन हो जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होता है, इस प्रकार से। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री का। तो पहले आप लोग क्या करें, ए शीट को बनाए, ए पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए का, वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए गॉस के नियम से, इस प्रकार से। ये आप लोग बना लें किसको, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए वेक्टर। अब जो प्लेट बी है वो इसको बिल्कुल राइट एंगल पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसमें एंटर करना चाहिए, क्योंकि बी पर जो चार्ज है वो कौन से टाइप का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस बी में वो परपेंडिकुलरली क्या करना चाहिए, एंटर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो वेक्टर बनाओगे वो इस प्रकार का वेक्टर आएगा, ऐसा वेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी के इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई बी को। अब इन दोनों प्लेटों के जो बीच का ये वाला आपका रीजन है, इस रीजन में आप लोग देखो कितने वेक्टर हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तो हो गया ये वेक्टर और दूसरा कौन सा हुआ, ई बी वेक्टर। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट निकालने का क्या तरीका होता है, यदि आपके पास 2 वेक्टर है, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, दोनों के बीच यदि 90 डिग्री का एंगल हो तो उनका रिजल्टेंट इनके बीच में आता है बिल्कुल 45 डिग्री के कोण पर। ये इनका रिजल्टेंट होता है। तो आप यदि इस ई ए और ई बी का रिजल्टेंट निकालोगे तो वो बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल पर आना चाहिए। ये ई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस प्रकार का आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। अब आप लोग देखें कि ये कौन किससे के साथ मैच कर रहे हैं, ए के साथ भी मैच कर रहा है, क्योंकि ए का इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो सिमिलरली है इस प्रकार से, और बी वाला भी सिमिलरली है 45 डिग्री के कोण पर। लेकिन इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आपको पता है कि गॉस का नियम ये भी बोलता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फाइनाइट डिस्टेंस के लिए कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। फाइनाइट डिस्टेंस के लिए कैसा रहता है, यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा रहता है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्वी स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन दोनों के बीच में स्पेस जितना है उतना स्पेस इनके बीच में भी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनमें देखो यहाँ पर कम स्पेस है और यहाँ पर ज़्यादा स्पेस हो गया, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा है ये, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कौन से टाइप का होता है, यूनिफॉर्म होता है। और 45 डिग्री के अपने नेट आना चाहिए उसका, तो 45 डिग्री नेट तो दोनों पर आ रहे हैं, और यूनिफॉर्म कौन सा है, बी वाला है। तो ये इसका रीज़न है, कौन सा पैटर्न होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, बी वाला रिप्रेजेंट करेगा। दोनों इसमें आर्ग्यूमेंट अपने को मिल रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आर्ग्यूमेंट मिल रहा है कितने डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर। और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या है कि ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका बी आंसर सही होगा, इसको आप लोग नोट कर लें ये बना के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी निखिल का है, हैशटैग निखिल। वैसे निखिल ज़्यादा फेमस हो गया, जैसे कि आजकल विनोद हो चुका है। चलो क्वेश्चन पर जाते हैं अपने। क्वेश्चन ये है, हाँ जी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अपने को एक चार्ज रिंग दे रखी है, और इस रिंग में एक छोटा सा एक कटा हुआ भाग है, इस प्रकार से छोटा सा पार्ट है। यहाँ पर इस रिंग का कोई भी पार्ट नहीं है, खाली है यहाँ से, और जो इसकी लेंथ है वो L दे रखी है। इस रिंग के रेडियस की कंपैरिजन में काफ़ी क्या है, ये छोटी है। अब लोगों को ये फाइंड करना है कि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने लग जाए तो इसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। मैक्सिमम एंगुलर
वेलोसिटी, ये अपने को फाइंड आउट करनी है, ओमेगा मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो आप लोग सोचें कि ओमेगा जो होता है वो रोटेशनल मोशन का एक पैरामीटर है। तो आप लोग ये दिमाग लगाएं कि ये रोटेट क्यों करेगी, ठीक है ना, क्योंकि इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यदि मैं इसके हर एक पॉइंट को देखूं, सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, 1 नंबर पॉइंट, और इस पॉइंट पर जो चार्ज है उसको मैं थोड़ा सा चार्ज मान लेता हूँ DQ। इस चार्ज पर फोर्स लगना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर फोर्स लगाया हमने कितना, DQ टाइम्स E। इसी प्रकार से इसके सामने भी रिंग पर कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए उतने ही साइज का, 2 नंबर पॉइंट, उस पर भी चार्ज कितना है, DQ है। तो उस पर भी इसी डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, DQ डॉट में E। उसी प्रकार से जो इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा वो भी इस साइड होगा कितना, DQ इंटू E। और इसके जस्ट सामने जो पॉइंट है उस पर भी फोर्स कितना लगा, DQ इंटू E। तो ये वाला जो 1 नंबर पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है, ये 2 नंबर वाले फोर्स को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में लग रही है। तो बताओ ये रिंग रोटेट करेगी क्या, तो रोटेट नहीं कर सकती। कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कब करता है, जब एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तब इसमें रोटेशन आता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड की है, तो ये वाली रिंग रोटेट नहीं करेगी। लेकिन अब आप लोग इस पॉइंट को देखें जो बिल्कुल इसके सामने है, इस पॉइंट को आप लोग देखें, इस पॉइंट पर चार्ज है DQ, इस साइड फोर्स लगा इस पर कितना, DQ इंटू E। लेकिन इसके सामने यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर तो एक्चुअल में रिंग भी नहीं है, बिल्कुल खाली भाग है। तो यहाँ का चार्ज कितना हुआ, 0। तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस साइड कितना फोर्स हुआ, 0 फोर्स हुआ। बाकी सभी पॉइंट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट करके, मतलब कोई भी टॉर्क उन्होंने जनरेट नहीं होने दिया। लेकिन जो इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के बिल्कुल सामने वाला पॉइंट है, इस पर फोर्स लग रहा है और इस पर फोर्स नहीं लग रहा। तो इसका मतलब ये इसको क्या करवा देगा, रोटेट करवा देगा। और कौन से डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगा, तो केवल एक फोर्स लग रहा है इसे। तो आप लोग सोच सकते हो कि कौन से डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ये थोड़ा सा थीटा एंगल पर क्या हो गया, रोटेट हो गया 2nd नंबर कंडीशन में। सेम उसी प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए और इसको आप लोग थीटा एंगल पर क्या कर दें, रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से इसको क्या कर दें, आप रोटेट कर दें। ये इसका हुआ सेंटर पॉइंट O। मान लें कि इनिशियल के साथ कितना एंगल पर रोटेट हो गया, थीटा एंगल पर रोटेट हो गया। अब इस पॉइंट पर देखें आप, फोर्स लगेगा कौन से डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, DQ टाइम्स E। अब ये फोर्स जो लग रहा है ना, ये फोर्स एंगल पर लग रहा है, तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट तो इसका कौन सा होगा, रेडियल कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट इसका कौन सा होगा, इस प्रकार, इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट आ गए इसके। ये एंगल थीटा है, तो सिमिलरली ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा। ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा, और ये वाला फिर से एंगल कितना बनना चाहिए, थीटा। तो अब इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें, ये वाला जो इसका कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, DQ E cos थीटा, क्योंकि जिस एक्सिस पर एंगल थीटा बनता है वो cos थीटा कंपोनेंट होता है। और जो ट्रांसवर्स बच गया कौन सा आ जाएगा, वो DQ E sin थीटा। अब आप सोचें कि इसको रोटेट करने वाला कंपोनेंट कौन सा है, रोटेट करने वाला कंपोनेंट इसका कौन सा है, DQ E cos थीटा, क्योंकि इसका रोटेशन में कोई भी मतलब योगदान इसका नहीं आप मान सकते, क्योंकि ये इसके ट्रांसवर्स नेचर में। तो रोटेट इसको कौन सा करवाएगा, ओनली रेडियल कंपोनेंट रोटेट करवाएगा, DQ E cos थीटा। तो आप क्या करें, इसका टॉर्क निकाल लें। टॉर्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स कितना, DQ टाइम्स E cos ऑफ थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके रेडियस हमारे पास कितनी है, R। तो इसको R के साथ क्या कर लें आप लोग, मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है जी बात। तो अब इसको
मान लो कि इसको रोटेट करना है, अपने कंप्लीट रोटेट करना है, रोटेशन देना है, तो रोटेशन के लिए अपने को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो पहले आप लोग वर्क डन निकाल लें। रोटेशनल मोशन में वर्क डन देखो कैसे निकालते हो आप लोग, टॉर्क इंटू डी थीटा करके। यदि हमारे पास लीनियर मोशन हो तो आप लोग क्या करते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हो, लेकिन रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह क्या आ जाता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन लग जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इस टॉर्क को यहाँ पर आप लोग यूज़ करें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू टाइम्स ई कॉस ऑफ थीटा, और इसके साथ आर विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। डी क्यू की वैल्यू निकाल लें आप इस पॉइंट पर जितना चार्ज होगा, क्योंकि इस पे कंप्लीट चार्ज अपने को दे रखा है रिंग पर कितना, क्यू, और कंप्लीट चार्ज 2 पाई आर डिस्टेंस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका जो लैम्डा आएगा वो कितना आएगा, वो देखिए आप लोग, क्यू डिवाइड में 2 पाई आर, इतना इसका क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो डी क्यू की वैल्यू आप कितनी लिखोगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर, लैम्डा इसका कितना है, क्यू डिवाइड 2 पाई आर, और कितनी लेंथ है इसकी, इसकी एल लेंथ है, तो इसकी भी कितनी लेंथ लेकर के चलेंगे, एल लेंथ लेकर के चलेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको किसके साथ है, एल के साथ, और इसके साथ देखो क्या पड़ा है, ई कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब आप टोटल वर्क निकालें, देखो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, लिमिट चूज़ करनी पड़ेगी आपको थीटा की। तो देखें ये मैक्सिमम कहाँ तक रोटेट कर सकता है, जब ये रोटेट करता करता इस प्रकार से रोटेट करता करता, यहाँ पर थीटा मान लो कितना था, 0 डिग्री था, और जब ये यहाँ पर पहुँचेगा रोटेट करता करता हमारा ये वाला जो सेक्शन है, तो इसका एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। 90 से ऊपर जाते ही अब यहाँ पर जो इसका रोटेशन है ना, यहाँ पर इसका रोटेशन इस साइड है, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी इस साइड बननी चाहिए, लेकिन जब ये 90 से अबव हो जाएगा तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर रिटार्डेशन देना लगेगा, जिस कारण से वापस रिंग कौन सी डायरेक्शन में आएगी, थीटा 90 की डायरेक्शन में आएगी। ठीक है ना, तो हमारी जो लिमिट रहेगी वो लिमिट रहनी चाहिए थीटा से लेके 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, क्योंकि 90 से अबव आते ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होने लगेगा, रिटार्डेशन होने लगेगा, और रिटार्डेशन इसके रोटेशन को क्या कर देगा, रोक देगा। तो टोटल वर्क डन निकाल लें आप, टोटल के लिए इंटीग्रेट करें इसको, आर से आर कैंसिल कर दें, बचा कितना, क्यू एल ई डिवाइड 2 पाई, कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, और कॉस थीटा का आप लोग इंटीग्रेशन कर दें, लिमिट रखोगे आप लोग 0 से पाई बाय 2, कॉस का इंटीग्रेशन करते हो तो कितना मिलता है, साइन 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन लिखा हमने कितना, साइन ऑफ थीटा 0 से पाई बाय 2, लिमिट रखोगे तो साइन 91 होता है और साइन 0 0 होता है, तो कितना बनेगा ये, क्यू एल ई डिवाइड में 2 पाई। ठीक है जी, वर्क डन निकाल लिया। अब आप देखें कि पहले जब यहाँ पर था, ये इस पोजीशन में था फर्स्ट नंबर वाली में, तो ये रुका हुआ था, रेस्ट में था, मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, 0 थी, कोई भी वेलोसिटी इसके पास नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पर चलने लगा तो ओमेगा स्पीड से चलने लगा, कितनी स्पीड से चलने लगा ये, ओमेगा स्पीड से, मतलब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो नॉन ज़ीरो होगी, और ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये किसके बराबर आनी चाहिए, किए गए वर्क डन के बराबर आनी चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क डन की जो हमारी थ्योरम है वो क्या बोलती है कि किसी भी सिस्टम पर जो हम लोग वर्क डन करते हैं वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर यूज़ करें, एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करोगे तो टोटल वर्क डन होगा जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया हुआ वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखो कितना है, शुरू में 0 है, और बाद की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और इसको आप लोग रोटेशनल पैरामीटर में कन्वर्ट कर दें, हाफ m और v होता है ओमेगा इंटू आर, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो इसको आप लोग लिख लें कितना बनेगा, वर्क डन कितना निकाला हमने, क्यू एल ई डिवाइड में 2 पाई, और बराबर काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज था वो कितना था, हाफ m और ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, इतना था ये। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालनी है, तो ओमेगा को निकाल लें, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल बचा, क्यू एल ई डिवाइड में पाई और एम आर स्क्वायर, यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, आपका रूट लग जाएगा। यही हमारा क्या चीज़ है, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड है
अब मैक्सिमम इसको क्यों कह रही है, क्योंकि थीटा की जो लिमिट है वो हमने π/2 लगाई है, और इससे थीटा ऊपर होते ही हमारा जो ये ओमेगा है ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या स्टार्ट होगा यहाँ पर रिटार्डेशन स्टार्ट होगा। इसलिए ये कौन सी स्पीड है हमारे पास, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड है।